हमारे सबके नेता हनुमान बेनीवाल जी से बात करेंगे। आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहा हूं और मैं पुलिस प्रशासन के आला बड़े अधिकारी और चिकित्सा के बड़े अधिकारी से भी बात कर रहा हूं, उच्च अधिकारियों से, कि मामले को जांच में लेके जो है जल्द से जल्द जो है पीड़ित परिवार को न्याय दे। कलंक है, डॉक्टर नाम पे कलंक है, भगवान तो अपन कह ही नहीं सकते इनको। ये हैवान है, ये अपने क्या है चार दीवारी के अंदर अपना व्यापार चलाते हैं, और ये जैसे व्यापार चला रहे हैं उस पर जैसे मान लो कि कोई गरीब आदमी आ गया उसके टालम टोल करके ये रवाना कर। उन्होंने इस घटना को एक्सेप्ट किया कि अनजाने में हमसे गलती हुई है, और आज वो इस घटना से लापरवाही से जो है पैर पीछे कर रहे हैं कि कोई हमसे लापरवाही नहीं हुई है, और अलग अलग बहाने करके मेडिकल लैंग्वेज के अंदर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे जब आप लेके आए थे तब बोल रहे चल रहे थे, खाना खाते थे, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। CCTV में देख लेने। क्या लगता है लास्ट में फिर हनुमान बेनीवाल को बुलाया जाए? जो भी लापरवाही जिन्होंने भी की है उस पर स्वीकार करके उस पर कोई प्रशासन ही अगर अस्पताल वाला ये कुछ कार्रवाई कर देगा तो हमें तो जरूरत ही नहीं है यहाँ बैठने की। हम क्यों यहाँ पे बैठ के और मरीजों को परेशान करेंगे। हमारे को बिना पूछे ऑपरेशन भी कर दिया उन्होंने इस नलकी का सर, फिर ICU में सेट कर दिया सर उनको। हनुमान बेनीवाल जी से और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं, प्रदेश के तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, जाट समाज से 36 कौम से, कि एक किसान कौम के साथ, एक किसान परिवार के साथ ये दर्दनाक जो घटना हुई है, दोबारा कभी किस जीवन के अंदर किस किसान परिवार के साथ ऐसी दुख और दर्द भरी घटना नहीं हो। तो इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप धरना स्थल पर आए। हॉस्पिटल बिल्डिंग लेके बैठे हैं ना, जो ये सेम ऐसा ही करते हैं कि साहब हम तो बिल पे फोकस है इनका कि आपका बिल कितना बना है, मरीज रहेगा नहीं रहेगा, हमारी गलती थी कि नहीं थी, वो कोई मतलब नहीं है। पेशेंट मौत की दिनों के अंदर गिना जा रहा है, मर रहा है, और आप कह रहे हो मोबाइल के माध्यम से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। डॉक्टर को यहाँ उपस्थित होकर कोशिश करनी चाहिए कि ये बच जाए, लेकिन डॉक्टर नहीं था तो हमने उनको कहा कि भाई आप नंबर दीजिए, तो उन्होंने हमें किसी के नंबर नहीं दे। हॉस्पिटल प्रशासन नहीं हम पर परिवार दर्ज करवाया है, अभद्रता का आरोप लगाया है। आखिर ये राजस्थान में हो क्या रहा है? कभी हॉस्पिटल में कब सिर्फ दवाई पिलाने से बच्चों की मौत हो जाती है, तो कभी किसी गले की पाइपलाइन निकालने की बजाय नस कटकर उनकी मौत हो जाती है। आखिर ये हॉस्पिटल वालों को हो क्या गया है? जिन डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है वही अब इनके मौत का कारण बनते जा रहे हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए मैं इस वक्त HCG हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर एक पीड़ित परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं। वजह क्या है उन सब के बारे में बात करेंगे। आइए इन सब से बात करते हैं। इसके लिए यहाँ पे इनके परिजन बैठे हैं, उन सब से नमस्कार सर। हाँ सर। सर क्या मसला था पूरा? मसला कुछ नहीं था सर, हम 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे सर्जरी कराई थी थायराइड कैंसर की। उस कपिल देव हमारे डॉक्टर थे, असिस्टेंट कपिल देव भी थे सर। हम ऑपरेशन करा के गाँव भी चले गए थे सर। बीच में गोलियाँ भी लेने आते थे। हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे। 27 तारीख को सर, 26 तारीख को किसी कारण से नलकी निकल गई थी सर गले से, उसको लेके वापस 27 तारीख को मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गया था सर। हॉस्पिटल में आया तो वहाँ पे मेडिकल पे कोई चीज़ लेने भेज दिया हमारे को, कोई मेडिसिन पीछे से क्या पता उन्होंने एक प्राइवेट नलकी डाल के अंदर से क्या पता कोई कैंची से 7 कैंची भी खनाई थी, उससे कोई नस वस क्या पता ब्लड की नस कट गई। हाँ नस कट गई सर। मैं वापस आया तो वहाँ पे ब्लड ही ब्लड हो रखा था। मैंने बोला सर क्या कर दिया आपने? अरे कुछ नहीं हुआ, हो जाता है, ये बोला उन्होंने, हो जाता है, गलती हो जाती है। चलो हमारे को गार्ड खड़े थे, वो बाहर निकाल दिया मेरे को बाहर बैठा दिया। उन्होंने मेरे पिताजी को ऑपरेशन के लिए ऊपर ले गए। फिर 2 डॉक्टर आते हैं, भाई आप साइन करो किसी कागज़ पे, कंसल्टेंट पे, हम आपके पिताजी का ऑपरेशन करते हैं। मैंने बोला कि मैंने ऑपरेशन के लिए थोड़ी लाया था, नॉर्मल आदमी थे, खाना खा रहे थे घर पे, बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल चलने लग गए थे, पिताजी तैयार हो गए थे सर। फिर उन्होंने ऑपरेशन हमारे को बिना पूछे ऑपरेशन भी कर दिया उन्होंने इस नलकी का सर। फिर ICU में सेट कर दिया सर उनको। ICU से 30 तारीख को वापस नॉर्मल वार्ड में भी बांट दिया था सर, बाहर 3रे फ्लोर पे थे सर नॉर्मल वार्ड में। शाम को 3 बजे नॉर्मल वार्ड में। 30 तारीख तक सही थे मतलब? हाँ 30 तारीख ICU में थे सर। आपकी बात हुई थी? हो रही थी बात, तो ICU में बोल नहीं रहे थे, लेकिन आके चौक लिए थे, बढ़िया थे सर। पहले बोल रहे थे जब आप लेके आए थे तब? बोल रहे चल रहे थे, खाना खाते थे, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। CCTV में देख लेने यहाँ पे। फिर मैं 30 तारीख को नॉर्मल वार्ड में बांट दिया था सर उनको। वहाँ पे भी 80% ऑक्सीजन दे रहे थे। मैंने डॉक्टर को बोला कि आप नॉर्मल वार्ड में बांट दिया तो ऑक्सीजन तो उठाओ इनकी, हम कैसे लेके जाएंगे घर पे? आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो कैसे लेके जाएंगे? अच्छा वो कह रहे थे डिस्चार्ज कर देते हैं? हाँ डिस्चार्ज कर देते हैं। मैंने बोला मैं डिस्चार्ज नहीं लूँगा, आप अपने हिसाब से लो, मेरे को लिख के दे देना, बट डिस्चार्ज के लिए मेरे को लिख के दे दो आप, बस तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए।
लिख के भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। शाम को 3 बजे बाहर आए थे, सुबह 5-6 बजे वापस ब्लीडिंग, वो डिब्बा था ना, ब्लीडिंग निकल गई यहाँ से, वो वापस आईसीयू ले गए सर। जो 1 तारीख को आईसीयू लेके आज शांत हो गए सर। वो वीडियो वायरल होता है, वो वीडियो किसने बनाया था? मेरे भाई था सर, साथ में भाई भी था सर। अच्छा, अब जो आवाज़ आ रही थी वो आपकी थी, आपके भाई की थी? वो भाई की थी सर। मैं रो रहा था सर। अच्छा, आप रो रहे हैं। तो फिर जिस तरीके से वहाँ से ये आए, तो यहाँ के जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको? कुछ भी नहीं कहा, आप मिलने नहीं देते थे सर, एक ही बार मिलने देते थे हमारे पिताजी से। अच्छा, तो अब उनकी जो बॉडी है वो आप यहीं पे है हॉस्पिटल में या फिर कहाँ का? पता नहीं सर कहाँ पे। आपको कुछ बताया नहीं? बॉडी को नहीं पता सर, पता ही नहीं बॉडी कहाँ पे सर, हमारे को तो नहीं बताया। अच्छा, आपको क्या लगता है अब आप लोगों की क्या कुछ मांग है? थोड़ा सा इधर आ गए, थोड़ा सा। अच्छा सर, अब आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? मांगे साहब हमारी तो यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसको उचित न्याय मिले। जो आर्थिक जो नुकसान हो रहा है पीड़ित परिवार का, इन्होंने जो इंसान खोना था वो खो दिया, वो तो वापस आना नहीं है। लेकिन ये जो परिवार जो आर्थिक रूप से मारा जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उसके लिए जो प्रशासन, ये अस्पताल का जो प्रशासन है, इसको जो पैसे दिए हैं कैंसर का इलाज करवाने के लिए, ये इनको आर्थिक सहयोग करेंगे तो ये संभल जाएंगे। और जो भी लापरवाही जिन्होंने भी की है उस पर स्वीकार करके उस पर कोई ये प्रशासन ही अगर अस्पताल वाला ये कुछ कार्रवाई कर देगा तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ बैठने की। हम क्यों यहाँ पे बैठ के और मरीजों को परेशान करेंगे। पर अस्पताल प्रशासन तो क्या है कि अपनी हठमिर्दता पे अड़ा हुआ है कि साहब हम तो गलती कर ही नहीं सकते, हमारे से गलती हो ही नहीं सकती। ये तो पुलिस प्रशासन है, मान लो सीआई साहब हो गए, डिप्टी साहब हो गए, बीच में अपनी मध्यस्थता जो कर रहे हैं, नहीं तो ये हमारे को एंट्री नहीं होने दें यहाँ। ये अपने गार्डों से ये पहले धक्का, ये तो एक जो कंपनी चलाते हैं वैसे चला रहे हैं कि साहब हमारे पास तो पैसा और पावर है, आपको कैसे अंदर आने देंगे। ये तो प्रशासन का हम उपयोग करके और अपनी जो मध्यस्थता जो ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर रहा है, तब जाके कोई बात ये सुन रहे हैं। वो सुन भी कहाँ रहे हैं, वो एसी वाले रूम में ले जाके सुन रहे हैं। हम तो कह रहे हैं साहब आप सड़कों पे आओ, हम तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और हम तो ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे, आज नहीं तो कल यहीं मिलेंगे हम तो। अब ये हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं हो और इनका जो है आर्थिक सहयोग हो। जी, एफआईआर वगैरह की भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं। क्या कुछ कहा पुलिस वालों ने आप वार्ता के लिए? एफआईआर का अभी डिप्टी साहब आके गए हैं, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि जो भी पोस्टमार्टम होगा वो उस हिसाब से वो एफआईआर फिर दर्ज करेंगे। उन्होंने आके हमें आश्वस्त किया है अभी, तो हम बहुत सम्मानीय, ठीक है, आप मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद कर देंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो ये है ना कि अस्पताल वाला प्रशासन तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि हमसे गलती हुई है। क्या वो स्वीकार करेगा तब जाके आगे की कोई कार्रवाई होगी। वो तो ये कह रहा है साहब हम तो गलती कर ही नहीं सकते। वो तो ये सोच रहा है कि भाई साहब ये तो इलाज से मरे, इलाज तो मैंने बिल्कुल आदमी बस में चल के वहाँ से यहाँ आ गया। आज मैं अगर स्वस्थ हूँ तो मैं बस में जा सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी बीमार होऊंगा तो मैं बस में जा सकता हूँ। एक प्रैक्टिकल चीज़ सोचने वाली चीज़ है। ये डॉक्टर है, इनको डॉक्टर कहना तो वैसे हक में नहीं है, इनके कहा जाता है, लेकिन इनको तो भगवान तो आप नाम ही मतलब ये कलंक है, डॉक्टर नाम पे कलंक है, भगवान तो अपन कह ही नहीं सकते इनको। ये हैवान है, ये अपने क्या है 4 दीवारी के अंदर अपना व्यापार चलाते हैं और ये जैसे व्यापार चला रहे हैं उस पर जैसे मान लो कि कोई गरीब आदमी आ गया उसके टालम टोल करके ये रवाना कर दे। की मूवी आई थी जिसमें एक डेड बॉडी को लेकर जो था ना, हाँ वो सेम इनका ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, अपन सबको गलत नहीं कह सकते, पर कई ऐसे जो हॉस्पिटल बिल्डिंगें लेके बैठे हैं ना, जो ये सेम ऐसा ही करते हैं कि साहब हम तो बिल पे फोकस है इनका कि आपका बिल कितना बना है, मरीज रहेगा नहीं रहेगा, हमारी गलती थी नहीं थी, वो कोई मतलब नहीं है। आपका बिल इतना बना है, आप बिल दे दो और आप डेड बॉडी ले जाओ। जी, और भी कई लोग हैं। लादू भाई, आपको क्या लगता है, एक परिवार जो यहाँ दिखाने के लिए आता है और नॉर्मल था, परिस्थिति सब कुछ ठीक थी, लेकिन जब एक दिन बाद पता चलता है उस परिवार को कि हमारे वाले जो पेशेंट थे वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, कि जिस परिवार पे बीतती है उस परिवार को पता होता है कि किस प्रकार से जो है उस परिवार के एक मुखिया की, उस परिवार के रीढ़ की रूप में जो पूरा परिवार चलाता था उस आदमी की जान गई है। आखिर इस मौत का सौदागर कौन? ये आज जिन हॉस्पिटल वालों ने लापरवाही की वजह से की है। हम सब चौकन्ने रह जाते हैं जब अपन उस वीडियो को देखते हैं कि किस प्रकार से वो ब्लीडिंग, गले की नस काट के जो ब्लीडिंग पूरा निकलता है, उसके बाद में सर्जरी करते हैं विदाउट इनके सिग्नेचर और इनसे अथॉरिटी लेकर हॉस्पिटल प्रशासन। और आज हॉस्पिटल प्रशासन जिस दिन घटना हुई उस दिन हॉस्पिटल प्रशासन हम लोग मौजूद थे, उन्होंने इस घटना को एक्सेप्ट किया कि अनजाने में हमसे गलती हुई है
और आज वो इस घटना से लापरवाही से जो है पैर पीछे कर रहे हैं कि कोई हमसे लापरवाही नहीं हुई है, और अलग अलग बहाने करके मेडिकल लैंग्वेज के अंदर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन को भी 2 बार FIR दर्ज करा दी, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का रूल से हम डायरेक्ट डॉक्टर्स के ऊपर FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं, हम कलेक्टर SP के थ्रू जो है CMHO को भेजते हैं, और उसके बाद में जो है गवर्नमेंट चिकित्सीय डॉक्टरों की एक कमेटी गठित होगी जो जांच कर रही है। तो हमारा पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि आप डॉक्टरों के ऊपर डायरेक्ट FIR दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर आप FIR दर्ज कर सकते हो। कुछ दिनों पहले अभी जो एक घटना हुई नेविक हॉस्पिटल में, आपने हॉस्पिटल प्रशासन पर जो FIR दर्ज करी थी, जो FIR भी है, और आज इस हॉस्पिटल के ऊपर क्यों? आखिर वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल था और ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो आप हॉस्पिटल प्रशासन पर आप FIR दर्ज कीजिए। जब तक आप हॉस्पिटल प्रशासन पर FIR दर्ज नहीं करोगे, तब तक हॉस्पिटल प्रशासन जो है उस कंडीशन में नहीं आएगा, तब तक सकारात्मक रूप से कोई जवाब नहीं देगा। क्योंकि ये होता है, परिवाद आप भले कितने ही दो, परिवाद हमने 2 दर्ज करा दी, 10 और करा दें, हॉस्पिटल प्रशासन नहीं हम पर परिवाद दर्ज करवाया है, अभद्रता का आरोप लगाया है। अभद्रता आरोप की बात मैं आपको बताऊं, 2 तारीख की घटना है। जब 2 तारीख को इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पूरा शरीर उनका फूल गया और वेंटिलेटर पर चढ़ा रखा, और कोई हॉस्पिटल प्रशासन जो है, डॉक्टर वगैरह जो है कोई यहाँ है नहीं, और पिताजी जो है बिल्कुल एकदम जो है अंतिम सांसों में जी रहे हैं, बिल्कुल झटक झटक के सांस ले रहे हैं। तो हम 5-7 लोग जो आए थे परिजनों के साथ, तो हमें ICU में जाने नहीं दिया जा रहा था। तो हमने कहा कि भाई परिवार का जो है परिजन जो है लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और बिल्कुल आप लोग उनको मिलवाना नहीं दे रहे हो, और उनका शरीर फुला हुआ पीला पड़ा हुआ था, आप क्यों नहीं परिजनों को मिलने दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि 2 लोग आ जाओ। तो हमारे साथ 3-4 लोग थे। हमने कहा ये जो लोग हैं परिजन है गाँव से, इनको मिलवाओ एक बार आप 2 मिनट के लिए। तो हमने जब वो शरीर देखा उस प्रकार से हम चौंकने रह गए। तो हमने कहा कि भाई आपका यहाँ कौन है, किसके अंडर में अभी ICU इंचार्ज, और कौन किस डॉक्टर के अंडर में, उसको आप बताओ कि सीरियस कंडीशन है और पेशेंट जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में अंतिम सांसें ले रहा है, आप इसको बचाने की कोशिश कीजिए। तो उस समय जो ICU पेशेंट था, तो उन्होंने कहा कि जो बराबर जो है मोबाइल के माध्यम से हमारी डॉक्टर से बात हो रही है, हम कनेक्टिविटी और हम इलाज कर रहे हैं। मैंने कहा पेशेंट मौत की दिनों के अंदर गिना जा रहा है, मर रहा है, और आप कह रहे हो मोबाइल के माध्यम से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। डॉक्टर को यहाँ उपस्थित होकर कोशिश करनी चाहिए कि ये बच जाए, लेकिन डॉक्टर नहीं था। तो हमने उनको कहा कि भाई आप नंबर दीजिए, तो उन्होंने हमें किसी के नंबर नहीं दे। तो हमने उनसे कहा कि भाई आपका काम ये है कि जिससे भी आपका डॉक्टर आपको कनेक्टिविटी के माध्यम से आपको इलाज के लिए कह रहा है, उस डॉक्टर का हमें नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। भाई कोई तो इसकी जिम्मेवारी लो, आखिर कब तक आप नर्सिंग स्टाफ के भरोसे जो है ये चलता रहेगा। तो उन्होंने जो है हमें कपिल देव के नंबर दिए, हमने बात की। तो उन्होंने कहा कि भाई जब ऑपरेशन किया तब मेरी जिम्मेवारी थी, अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो हमारा उनसे सवाल भी था कि आखिर जो ये लापरवाही हुई है, इस घटना की जिम्मेवारी हॉस्पिटल प्रशासन को लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मतलब दबे हुए आवाज़ में डॉक्टर खुद ये बात कह रहा कि भाई कहीं ना कहीं गलती ज़रूर हुई है। मतलब जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो उस डॉक्टर की मानवता अंदर से ये कह रही कि हॉस्पिटल प्रशासन की गलती थी और मैं यहाँ मौजूद नहीं था। अब किससे ऑपरेशन करा, क्या हुआ, वो हॉस्पिटल प्रशासन को पता है, हमें कोई मालूम नहीं है। और जो आज हमारी इनसे वार्ता हुई पहले दौर की, वो वार्ता बिल्कुल असफल वार्ता रही, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भाई हमसे लापरवाही हुई या नहीं हुई। तो हमारा पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि आप डॉक्टर पर FIR दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन परिवाद भले ही आप कितने दर्ज कीजिए, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन पर आप FIR दर्ज करो। और जो जब तक आप FIR दर्ज करोगे तभी जो आपकी चिकित्सकीय कमेटी बनाई है वो जल्द से जल्द जांच करके जो रिपोर्ट देगी। आखिर कब तक आप डेड बॉडी को लेके जो है बैठे रहोगे? परिवार को न्याय आपको देना पड़ेगा, बिना न्याय लिए हम यहाँ से उठेंगे नहीं। पीड़ित परिवार ने जो अब तक जो है इनको बचाने के लिए अब तक अपनी ज़मीन जायदाद बेच के जो खर्चा वहन के इनको कुछ आर्थिक पैकेज देके, और जिस डॉक्टर के यहाँ जिस स्टाफ कर्मी की लापरवाही से हुआ है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाना चाहिए। और अगर सरकार या प्रशासन नहीं मानता है तो आखिरी उम्मीद क्या रहेगी? कि मैं तो तमाम लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ, ये मालपुरा टोंक के क्षेत्र से आते हैं। मालपुरा टोंक क्षेत्र से सरकार के बड़े मंत्री हैं हमारे कन्हैया लाल जी, जो हमारे नागौर के भी प्रभारी है। मैं तो मंत्री जी कन्हैया लाल जी से भी निवेदन करता हूँ कि आपके एरिया का मामला है और ये मामला एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मामला है। इस मामले में तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता तो फिर भी कोई राजनीतिकरण मुद्दा हो जाता, लेकिन यहाँ तो कोई राजनीतिकरण मुद्दा भी नहीं है। आपके क्षेत्र के लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है और अब तक आप ना इनसे कोई बातचीत आप कर पाए हो, ना कल रात से यहाँ धरना चल रहा है, ना आप धरना स्थल पर आए हो। इतनी बड़ी घटना के आपके क्षेत्र के एक किसान की जो है गले की नस काट के प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा हत्या कर दी जाती है और आप लोग अब तक मौन हो। मंत्री कन्हैया लाल जी को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को, बड़े अफसर को जो है कमिश्नर तक से बात करके FIR दर्ज करवानी चाहिए और यहाँ धरना स्थल पर आके परिवारजनों के साथ बैठ के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। अगर आखिरी उम्मीद फिर लास्ट में हनुमान मेनेवाल से बचती है, लोग कहते हैं कि हनुमान जहाँ आखिरी उम्मीद उसी से करते हैं, तो क्या लगता है लास्ट में फिर हनुमान मेनेवाल को बुलाया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए ज़रूरत पड़ी हमें, अभी तक हम देख रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वार्ता में हम क्या होता है। अगर आज देर रात्रि तक शाम तक कुछ हमारा वार्ता सफल नहीं होती या कोई मामला सकारात्मक रूप से नहीं होता है तो हम बिल्कुल हमारे सबके नेता हनुमान बेनीवाल जी से बात करेंगे। आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहा हूँ और मैं पुलिस प्रशासन के आला बड़े अधिकारी और चिकित्सा के बड़े अधिकारी से भी बात कर रहा हूँ, उच्च अधिकारियों से, कि मामले को जांच में लेके जो है जल्द से जल्द जो है पीड़ित परिवार को न्याय दे और अगर लापरवाही इस हॉस्पिटल वालों पे जो भी घटना हुई है उस पर हॉस्पिटल वालों पे कार्रवाई करें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हम सब लोग जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब जो है उनके साथ हैं। और अगर फिर भी आज देर रात्रि तक हमारे कुछ घटना सफल नहीं होती, वार्ता सफल नहीं होता, न्याय नहीं मिलता है तो मैं हनुमान बेनीवाल जी से और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, प्रदेश के तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, जाट समाज से 36 कौम से, कि एक किसान कौम के साथ, एक किसान परिवार के साथ ये दर्दनाक जो घटना हुई है दोबारा कभी किस जीवन के अंदर किस किसान परिवार के साथ ऐसी दुख और दर्द भरी घटना नहीं हो। तो इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप धरना स्थल पर आए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, क्योंकि उस आदमी की जान की कीमत जो है वो परिवार जान सकता है जिस परिवार पे बीती है। उस आदमी को अपन वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस पीड़ित परिवार को आगे के लिए, जीवन यापन के लिए, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन से आर्थिक पैकेज और जो भी कुछ इनकी डिमांड्स है उनके ऊपर न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग यहाँ आइए और ज़रूरत पड़ी तो हनुमान बेनीवाल जी को भी हम बुलाएंगे और वो भी आएंगे। जी शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और इनके जो बेटे थे इनसे हमने बात की तो बताया कि किस तरीके से वो एक नॉर्मल दिखाने के लिए आए थे। 2 महीने पहले इनके कैंसर की बीमारी थी उसको लेकर, लेकिन हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से एक किसान की जान चली जाती है, एक किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति की जान चली जाती है और यहाँ का प्रशासन है वो कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लेता है और सरकार में बैठे वो तमाम अधिकारी भी अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ आखिरी उम्मीद ये किससे लगाते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, राम राम साहब।